हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेयरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके सामने आ गए हैं फिजिक्स अनसॉल्व्ड क्लास 10th में 2011 के हमने अभी तक कुल एक सेट सॉल्व किया है और आज हम 2011 का सेकंड सेट यानी कि दूसरा नंबर सेट सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो को बैठ जाइए और मेरे साथ इस सेट का आनंद लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोगों ने 2010 के सेट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके वहां से उनको ज़रूर से देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर यानी 2010 के अनसॉल्व पेपर्स चल रहे हैं और अभी हम 2011 के कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन देखिए, पेपर के बारे में बता दें आपको। पहले के 4 ऑप्शनल आएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद दूसरे के 2 आएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद तीसरे के 2 आएंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 7 मार्क्स का होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में याद रखिए 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। और ये कैसे होती है, 1 किलोवाट आवर होता है। देखिए ध्यान से शब्द को पढ़िए, 1 किलोवाट, 1 किलो में कितने वाट, 1000 वाट। और 1 घंटा में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको अगर हम पावर में लिखें तो 3.6 × 10⁶ आ जाएगा। तो इस तरह से जो होते हैं 1 घंटा में किलोवाट घंटा, वो कितने होते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल। ये जूल में होता है आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस किरण में होता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो पहले ही कलर का होता है। पहला कलर जो होता है वो हमारा क्या होता है विचलन के बाद, सीरीज क्या हमने आपको याद करवाई थी, विब ग्योर। विब से पहले क्या आता है, वॉयलेट। वॉयलेट मतलब बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन नहीं, क्या पूछा गया, विचलन। सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो होता है हमारा बैंगनी रंग का। और विचलन का जो सीरियल होता है वो आप याद रखेंगे, क्या बताया था, VIBGYOR, विब ग्योर। सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम जो विचलन होगा वो होता है लाल रंग का। तो इस तरह से सबसे कम और सबसे ज़्यादा दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आप इनको याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, P क्या होता है, शक्ति, सामर्थ्य। और V क्या है, विभव, विभवांतर। और I क्या है, धारा में आपस में संबंध। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P, V एंड I। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है P = VI। ये एक VIP सूत्र होता है ना, VIP फॉर्मूला है, ये याद करवाया हमने आपको। तो ये VIP सूत्र है, VIP। P बराबर क्या याद रखना है, VI। इससे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी जो हमारी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर होता है R/2। बस हो गया, F = R/2। तो ये ऑप्शनल 4 क्वेश्चंस थे, ये खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का लिखा है, दिए गए चित्र में अवतल दर्पण पर आधारित किरण 1-2 के लिए परावर्तित किरणें खींचो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये चित्र बना है आपके सामने और इन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें खींचनी है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी आपतित किरणें इन्होंने बना दी हैं और परावर्तित किरणें बनानी है। तो ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसको प्रतिबिंबों को खींचने के नियम ठीक तरह से याद होंगे। तो देखना, यहाँ पर पहली किरण जो है वो कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है। अब वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण कहाँ से वापस चली जाती है, वक्रता केंद्र से जब कोई भी किरण जाती है तो वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग को फॉलो करते हुए वापस आ जाती है। यानी कि ये अगर यहाँ से जा रही है C से तो ये वापसी भी C से ही करेगी, यानी कि इसका कोई भी रास्ता विचलित नहीं होगा। अब दूसरी किरण पर चलते हैं। दूसरी किरण जो है वो F से जा रही है, F का मतलब मुख्य फोकस। तो जब दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाती है तो मुख्य फोकस से जाने वाली किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये इस तरह से चली जाएगी किरण। तो जो दूसरी वाली किरण है वो इस तरह से जाएगी और जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो वस्तु है
वो हमारी नीचे रखी गई, नीचे से यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है, तब जा करके एक किरण सी से जा रही, दूसरी एफ से जा रही। सी वाली में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन एफ वाली जो किरण है वो जब मुख्य फोकस से किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका परावर्तित किरणें, इस क्षेत्र की परावर्तित किरणें। तो बना लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो सी से जाती है किरण वो सी से ही वापस जाती है, ये याद रखेंगे। और जो दूसरी किरण है एफ से, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चाहे वो ऊपर से किरण डाली जाए चाहे नीचे से डाली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रांतिक कोण की परिभाषा व सूत्र। देखो, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है कि वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्या लिखना है आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा? वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आई बराबर क्या हो यहाँ पर 90 डिग्री हो। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है n = 1/sin c। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध जो होता है वो n बराबर 1/sin c होता है। ये फॉर्मूला होता है n = 1/sin c। तो ये भी 2 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा है तो 20 मिनट में प्रवाहित आवेश का मान व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो आवेश बताना है और दूसरा बताना है 20 मिनट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखो आई का मान दिया है 2.5, टाइम भी 20 मिनट का दिया है। 20 मिनट में कितने सेकंड? 60 का गुणा कर दो, 6 दूनी 1200। अब आवेश बताना है तो Q बराबर IT हो जाएगा। अब इस चित्र को हटाने की आवश्यकता है, तो ये ऊपर वाला सारा नोट कर लीजिए। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हटा रहे हैं इसको ऊपर जितना भी है। तो देखो यहाँ पर जो Q बराबर IT है यही फार्मूला लगाएंगे। अब I कितना है 2.5 यानी 2.5 और T कितना है 1200 गुणा कराओ इसका। 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 6 30। तो यहाँ कितना आएगा 30 आएगा और जीरो कितने 2 जीरो, एक अंक पर दशमलव। तो Q बराबर कितना आ गया 3000 कूलाम आ गया। और देखो क्या कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर क्या होता है फार्मूला यानी, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। अब देखो Q हमने निकाल ही लिया है कितना 3000 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ 16 का भाग देना है, ऊपर 30 रोक लो, बाकी जीरो जो है वो 10 की घातों में कन्वर्ट कर दो। 3 जीरो छूट जाएंगे, 3 जीरो का मतलब 10 की घातें 3 हो जाएंगी। और यहाँ पर माइनस की हैं कितनी 19 हैं, तो 19 से 3 घटाओ तो कितनी बचेंगे 16 बचेंगे। 16 से भाग दो, 16 1 कम 16 कितने बचे 14 और तो कितना हो जाएगा 140। तो भाग देंगे तो 16 8 128 और फिर कितने बचेंगे 12 बचेंगे। तो फिर क्या कितना आएगा 16 7 112, तो लगभग 1.8 आएगा। 1.8 और गुणा 10 की घात माइनस होगा प्लस होगा, नहीं घातें यहाँ जुड़ जाएंगी। फिर ये 19 जाएगा ऊपर, देखना यहाँ ध्यान से समझना, -19 है ऊपर जाएंगी तो प्लस की 19 हो जाएंगी। और यहाँ 3 जीरो पहले से हैं तो जुड़ जाएगी, कितने हो जाएंगे 19 3 22, घातें आएंगी 10 की घातें 22। ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी। n का मान कितना आएगा 1.8 गुणा 10 की घात -22। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 प्रतिरोध 2 ओम के हैं और इसे किस क्रम में जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध कितना आ जाए 3 ओम का हो जाए। अब 3 प्रतिरोध हैं वो 2 ओम के हैं। कैसे हैं 2 2 2 ऐसे हैं 3 प्रतिरोध। इनको किस क्रम में जोड़ें कि टोटल आंसर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब बताओ अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 6 आ रहा है, तो श्रेणी क्रम में तो जोड़ नहीं सकते। और अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा और 2/3 हो जाएगा। तो 3 का 2 से भाग दे देंगे तो मतलब लगभग 0.6 आ जाएगा, तब भी 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब तीनों को एक साथ ना हम समांतर में जोड़ सकते हैं और ना तीनों को एक साथ श्रेणी में जोड़ सकते हैं। अब 2 को लेकर काम करेंगे। पहले दोनों को क्या करें श्रेणी क्रम में जोड़कर चेक करें। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 2 4 आएगा। और इस 4 को 2 के साथ समांतर में लें तो 4 को 2 के साथ जब समांतर में लेंगे तो क्या आएगा देखो 1/4 और प्लस 1/2 लासा आएगा 4 4 1 कम 4 2 1 कम 2
2 दूनी 4, 2 ऊपर आएगा, 3/4 का मतलब 4/3, तब भी आंसर 3 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा था, अब पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ते हैं। तो देखो समांतर में जोड़कर चेक करें तो कौन कौन से प्रतिरोध हैं हमारे पास, 2 के हैं। तो 2 और 2 को अगर हम समांतर में जोड़ें तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा। 1/2 क्या होगा, 2/2। 2/2 का मतलब 1, उल्टा करोगे तो भी 1 आएगा। यानी इन दोनों को हमने समांतर में जोड़ा तो कितना आ गया, 1 आ गया। और इस 1 को अब 2 के साथ कैसे जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें। यानी कि 1 ओम और प्लस 2 ओम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कितना आंसर आ जाता है, 3 ओम आ जाता है। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे आप कि पहले 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। ये लिखना है आपको, तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 7 मार्क्स का है। तो देखो क्या कहता है, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय मतलब एक सीधा तार होता है और चालक में 10 एम्पियर की धारा है। तो चालक से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है B = μ0/4π × 2I/r। देखो ये फॉर्मूला अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है तो इसमें आप समझेंगे। ये μ0/4π कहाँ से आता है, ये एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू होती है। और ये जो I है वो धारा है, R जो है वो तार की लंबाई है और इसका पूरे का मान होता है μ0/4π। μ0 कहते हैं इसको, μ0/4π का मान 1 × 10⁻⁻7 होता है। तो देखो यहाँ पर जो μ0/4π है इसका मान पूरा ये हो गया और धारा I 10 एम्पियर है। तो देखो 10⁻⁻7 और 2 इंटू धारा हो गई 10 एम्पियर और चालक की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻2 आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पर 2 घातें हैं, इसको ऊपर ले जाओ, 3 हो जाएंगी और 3 से फिर 7 घट जाएगा। समझते जाना, समझ पा रहे हो। देखो ये जो माइनस की 2 हैं इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 हो जाएंगे और 3 में ये 1 घात 10 पर है ना, तो 3 और 1 4 हो गई, नहीं 2 और 1 ये हो गई 3। पहली बात तो ये 0 से 0 काट ही दो, कोई समस्या ही नहीं, 2 से 2 काट दो, खत्म, घाते हैं सब खत्म हो गई। 2 ये बचा है, इसको ऊपर ले जाओगे प्लस के 2 हो जाएंगे और ये कितनी है, -7। तो 10⁻⁻7 और 10⁻2। तो सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 10⁻5। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें तो क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या वेबर भी कह सकते हैं, गॉस भी कह सकते हैं, टेस्ला भी कह सकते हैं, तमाम इसके मात्रक होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरह से ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत टफ था। तो समझ लीजिएगा, ये फार्मूला होता है B = μ0/4π × 2I/r। ये फार्मूला होता है। B जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, I धारा है और R जो है वो चालक से जहाँ पर तार की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो डिस्टेंस है, दूरी है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन सारे देख लीजिए, देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला सेट होगा। सेट नंबर कौन सा होगा आपकी बार, सेट नंबर 3 आएगा 2011 का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।